की द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस ऑफ 25 अगस्त 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। बिफोर दैट, थॉट फॉर द डे ऑफ टुडे। देखिए, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। यानी कि आपका भविष्य तय होता है कि आप आज क्या करते हैं उसके बेसिस पे, ना कि आप कल क्या करेंगे। तो अपना जो दिन है, दिनचर्या, वो ऐसा प्लान कीजिए कि आप प्रेजेंट में रहें और प्रेजेंट को इतना बेहतरीन बनाइए, ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। क्लियर? तो इसी सीख के साथ लेट अस सी द फर्स्ट न्यूज। एनएसए डोवल इन बीजिंग फॉर टॉक्स विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ऑन बॉर्डर इशू। तो हम इन दिनों से देख रहे थे कि आपका बॉर्डर इंकर्शन का काफी इशू हो रहा था आपके अरुणाचल में चाइना द्वारा। तो इसी को लेकर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, ये बीजिंग में गए हैं एंड ही हैज इंटरेक्टेड विद द हेल्ड टॉक्स विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना ऑन द बाउंड्री इशू। तो ये जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए, जो एनएसए है अजीत डोवल साहब, ही अराइव्ड इन बीजिंग फॉर अ 2-day विजिट टू co-chair द 25th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स। ठीक है, तो 25वां जो राउंड चल रहा था स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक, ये जो टॉक्स है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003। ठीक है, वो इंडिया चाइना बॉर्डर क्वेश्चन को लेकर एस्टेब्लिश किया गया है। बहुत से एग्रीमेंट रीच किए हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी है, लेकिन बातचीत चल रही है और बातचीत से ही इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है। तो फॉरेन काउंटर पार्ट वांग यी से हमारे एनएसए जो है वो मिले। ठीक है, तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी। ओके, सो लेट अस सी। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है अभी रिसेंटली हमारे जो इंडिया में होने जा रहा है सितंबर 2026 में ब्रिक्स समिट, तो उसमें विजिट करेंगे। इसके ठीक पहले ये विजिट काफी क्रिटिकल है। ठीक है, दिस टॉक्स प्रोवाइड क्रिटिकल प्लेटफॉर्म टू इवेल्युएट बॉर्डर मैनेजमेंट अलोंग 3488 किलोमीटर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये बॉर्डर आपका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसका मैनेजमेंट के लिए, इसका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एड्रेस करता है रिसेंट फ्रिक्शन पॉइंट जो कि अरुणाचल प्रदेश का और ईस्टर्न लद्दाख में हमें देखने को मिला। तो देखते हैं स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस। देखिए, एपेक्स बायलैटरल मैकेनिज्म। देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा 2003 में जो, ओके, हाँ, थैंक यू बुटुंग जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो एपेक्स बायलैटरल मैकेनिज्म, देखिए 2003 में जो आपका स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेमवर्क है, इट सर्व्स एज द हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक चैनल टू रिजॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट। ये बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और चाइना ने हाईएस्ट लेवल अपना पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक चैनल एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, ताकि रीजनल स्टेबिलिटी बना रहे। ठीक है, अब देखिए, युद्ध, कोई भी कंट्री युद्ध नहीं चाहता या कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसको शांतिपूर्वक तरीके से रिजॉल्व करने के लिए ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है ये एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में, विच इज द हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक चैनल। फिर प्री कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन, ये आपका सिग्निफिकेंट है ये टॉक्स, क्योंकि यही प्री कंडीशन है बायलैटरल टाइज को मजबूत बनाने में और पीस और ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर एरियाज में बनाए रखने के लिए। ठीक है, जिससे कि म्यूचुअल सेंसिटिविटी आपकी बनी रहे। फिर तीसरा, ये रीएश्योर करता है सोवरेनिटी ओवर फ्रंटियर रीजन्स। तो हमारा जो सोवरेनिटी ओवर अरुणाचल प्रदेश है, दैट इज अरुणाचल इज द इनसेपरेबल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर्व्स एज द डायरेक्ट काउंटर नैरेटिव। ये काउंटर नैरेटिव है बीजिंग के यूनिलैटरल स्टैंडर्डाइजेशन या फिर टेरिटोरियल क्लेम्स रिगार्डिंग अरुणाचल। तो हम अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं भाई कि ये सब मामलों में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो लेकिन कुछ कुछ इश्यूज भी है या बॉर्डर फ्रिक्शन पॉइंट्स भी देखने को मिलता है। सबसे पहले तो टेरिटोरियल क्लेम्स इन ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, तो रिपीटेड अटेम्प्ट किए हैं चाइना ताकि वो स्टैंडर्डाइज नेम्स अलग अलग जगहों के अरुणाचल में रख सके, जिसको वो साउथ तिब्बत कहता है। एंड फॉर्मली इट इज रिजेक्टेड बाय इंडिया। ठीक है, एज प्रोस्टेरस एंड वेन। तो हम इसको डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसलेस क्लेम्स जो चाइना ये करता है। पोस्ट गलवान मिलिट्री डिसएंगेजमेंट। अब देखिए, प्रॉब्लम एक तो देखने को मिलता है कि टेरिटोरियल क्लेम करता है बार बार अरुणाचल प्रदेश को एज साउथ तिब्बत, चाइना क्लेम करते हैं। दूसरा, गलवान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपका, उसका बाद मिलिट्री डिसएंगेजमेंट जो हुआ, ये एफर्ट, ऑनगोइंग एफर्ट्स टू कंसोलिडेट डिसएंगेजमेंट एंड बफर जोन्स अचीव्ड सिंस द 2020 गलवान क्लैश इनटू स्टेबल लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स। अब देखिए, ये काफी मुश्किल होता है कि
आपका जो 2020 में हमें गलवान कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसके बाद डिसएंगेजमेंट तो हो गया है, लेकिन फिर भी जो स्टेबल और लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल प्रोटोकॉल बनाए रखने में काफी दिक्कतें आती है। ठीक है, तीसरा दिक्कत क्या है, एब्सेंस ऑफ अ क्लैरिफाइड एलएसी। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या, ये कितना दूर तक, ये क्योंकि एक तो अनडिमार्केटेड है, प्लस इसमें थोड़ा सा बफर रीजन छोड़ा जाता है दोनों कंट्रीज द्वारा। अब कितना रीजन छोड़ना है, कितना कौन क्लेम कर रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। डिफरेंट परसेप्शन, ये एलएसी को लेके ही आपका डिफरिंग परसेप्शन है दोनों कंट्रीज के बीच, जो ट्रिगर कर देता है स्टैंड ऑफ्स, जिससे कि फ्रीक्वेंट डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ती है बार बार। ठीक है, तो एलएसी डिफाइंड नहीं है, दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम। फिर इंस्टीट्यूशनल निगोशिएशन और आर्किटेक्चर हमें देखना होगा। एक तो 3 स्टेज फ्रेमवर्क बनाया गया 2005 के आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो यही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स में एस्टेब्लिश हुए थे। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, एक तो एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो कि 2005 में अचीव किया गया था। दूसरा अचीवमेंट था फ्रेमवर्क फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, जो एसआर मैकेनिज्म में हम कर रहे हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक रेजोल्यूशन रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा डिलिनिएशन एंड डिमार्केशन ऑन मैप्स एंड ग्राउंड। तो ये मैप में और ग्राउंड में अगर हम डिलिनिएट करेंगे, ये टोपोग्राफिकली हमें जब रेफरेंस मिलेगा, तो दैट वुड बी इवन मोर मीन्स ये और भी अच्छा रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए थे इन द 2005 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। नाउ WMMCC अलाइनमेंट वर्किंग मैकेनिज्म। WMCC क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मिड लेवल जो डिप्लोमेट्स है वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं और ये बॉर्डर लेवल मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं, फीडिंग डायरेक्टली इनटू एसआर स्ट्रेटेजिक निगोशिएशन। देखिए, एसआर स्ट्रेटेजिक निगोशिएशन हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल निगोशिएशन है, तो उससे पहले जो डिप्लोमेट्स की जो बैठक होती है वो ये वाला है, WMCC, यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स को लेके। तो ये था आज का डिस्कशन ऑन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर इशू। तो लेट अस सी अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, स्टूडेंट्स आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई कैन सी 15 स्टूडेंट्स आर देयर लाइव। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू द इंडिया चाइना बॉर्डर निगोशिएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, आइए। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है, एसआर मैकेनिज्म, ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, ताकि एक्सप्लोर कर सके एक फ्रेमवर्क, ताकि बाउंड्री सेटलमेंट कर सके फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? ये ऐसा लग रहा है हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ध्यान से पढ़िए, ये जैसा हमने अभी पढ़ा है वैसा ही स्टेटमेंट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसे आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है और देखना है सही है या नहीं। तो ये एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट। अब देखिए, WMCC वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, WMCC इज हेडेड एट द लेवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्या लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर WMCC को हेड करते हैं क्या? ठीक है, चलिए, ये स्टेटमेंट आपको छोड़ देता है। ठीक है, तो आप सोचिए इसका क्या होगा। अंडर द 2005 एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स, दोनों साइड्स जो है वो एग्री कर गए कि हम सेटल पॉपुलेशन जो बॉर्डर एरियाज में है उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे ड्यूरिंग फाइनल बॉर्डर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पॉलिटिकल पैरामीटर्स पे एग्री करके यस हमने ऐसा ही कुछ एग्रीमेंट किया था। ठीक है, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। पहला और तीसरा तो मैंने बता दिया, दूसरा के बेसिस पे आप आंसर कीजिए। ठीक है, आंसर कीजिए, ट्राई एंड आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा क्या लगता है करेक्ट होगा, तीसरा भी मैंने बता दिया करेक्ट है। ठीक है, तो 1 और 3 तो करेक्ट है। ओके, तो इज 2 करेक्ट? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए, ठीक है, क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है स्टूडेंट्स? ट्राई कीजिए। देखिए, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है हेडेड एट द लेवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा ना। आप सोचिए, मिड लेवल डिप्लोमेट्स अगर मिल रहे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यस आई कैन सी सम आंसर्स। तो मिड लेवल जो डिप्लोमेट्स मिल रहे तो ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको क्यों हेड करेंगे? आप खुद से पूछिए कैसे हेड करेगा। तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये जहां जहां 2 है इसको काट दीजिए। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, 1 और 3, बी। यस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ आंसर। मेगू जी बोल रहे बी, डैंडिलायन क्यो जी बोल रहे 1 और 3, मोटो गे जी बोल रहे बी, एंड जमा जी बोल रहे बी। ओके, बहुत ही बढ़िया आंसरिंग, गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो देखिए बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं तब अगला न्यूज, जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, रिसेंटली इनके जो सोशल साइंस रिसर्च स्कॉलर्स फोरम जो है
राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक एकेडमिक डिस्कशन जिसका टाइटल था बिटवीन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन, लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट एंड ट्राइबल आइडेंटिटी इन कंटेम्पररी अरुणाचल प्रदेश। बेसिकली जो अरुणाचल के अलग अलग लैंग्वेजेस है और ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए ये एक तरह का डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 1 अपना इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ट्राइबल कल्चर, लैंग्वेजेस, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो इसमें कई सारे स्कॉलर्स हमें देखने को मिले, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज, इसमें क्रिटिकल इश्यूज एड्रेस किए गए जो कि आपका ट्रांस हिमालयन लैंग्वेजेस जैसे टिबेटो बर्मा, मदर लैंग्वेजेस, ऑर्थोग्राफी चॉइसेस, रोमन स्क्रिप्ट यूज करें या फिर कम्युनिटी डेवलप स्क्रिप्ट जैसे कि वांचो, जो लोकल वांगचो स्क्रिप्ट है या तांगसा स्क्रिप्ट है, इसे यूज करना चाहिए। लैंग्वेज एंडेंजरमेंट पर बात किया गया और कैसे लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन यानी कि एक तरह का भाषा बोले जाने के कारण, कई बार क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है आपका अरुणाचल में, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो एक तरह का भाषा ऐसा होमोजेनाइज हो जाने से आपके जो क्या होता है कि जनरली जो लोकल लैंग्वेजेस है उस पे थोड़ा खतरा मंडराता है कि ये विलुप्त हो जाएंगे ये भाषा। तो इन चीज़ों को डिस्कस किया गया। एंड मैं आपको बार बार बोलता पहले भी मैंने बताया कि लैंग्वेज, रिमेंबर, लैंग्वेज इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर। जो भाषा है ये आपकी संस्कृति या जो आपका कल्चर है ये आपका प्रतीक है। ये लाइन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मेंस में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो, दैट लैंग्वेज इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर एंड प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द योर मदर टंग इज वन ऑफ आवर यू नो वी कैन से फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। और ये हमारा ड्यूटी भी है ताकि हमारे जो कम्युनिटी है वो अगले जनरेशन को भी हमारा लैंग्वेज मिले। लैंग्वेज देना, ट्रांसफर करना, यानी आप अपना कल्चर को भी बचा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो प्रिजर्विंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जैसा कि मैंने कहा, लैंग्वेज सर्व्स एज द प्राइमरी रिपोजिटरी ऑफ ऑरल हिस्ट्री, इकोलॉजिकल नॉलेज, फोक टेक्सोनॉमीज। तो बेसिकली कल्चर का हिस्सा है, कस्टमरी लॉस का हिस्सा है लैंग्वेज अमंग द नॉन लिटरेट इंडिजिनियस सोसाइटी, ठीक है। दूसरा क्या है, रेजिस्टिंग एंडेंजरमेंट एंड होमोजेनाइजेशन। अरुणाचल प्रदेश में आपका 30 से भी ज्यादा डिस्टिंक्ट भाषाएं हैं जिसमें 1 दर्जन से भी ज्यादा आपके डायलेक्ट है अक्रॉस ट्रांस हिमालयन स्टॉक्स, ठीक है। अब जैसे निशी का ही फॉर एग्जांपल ले ले, नो इचिन दोरे, नो इचिन दापा, ठीक है। अलग अलग डायलेक्ट आपका देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही आपके कई सारे हिमालयन स्टॉक्स की भाषा है जैसे तानी, मिशमी, रूसो, खोबवा, ठीक है, ताए, खदाए, बौद्धिश, साल एक्सेट्रा। तो मेनी ऑफ विच आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड। यूनेस्को इसको वल्नरेबल या एंडेंजर्ड क्लासिफाई करते हैं। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है इन सारे डिस्कशन का, इन प्लेटफॉर्म्स का। फिर ऊपर से ये एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी इंप्लीमेंट करने का एक जरिया है। देखिए आपका जो एनईपी है ये कॉन्टेक्चुअलाइज करता है इंट्रोडक्शन ऑफ 14 इंडिजिनियस मदर टंग्स एज द थर्ड लैंग्वेज इन स्टेट प्राइमरी स्कूल्स व्हाइल नेविगेटिंग स्क्रिप्ट चॉइस डायनेमिक्स। देखिए एनईपी जो अरुणाचल में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे ऐसे 14 इंडिजिनियस मदर टंग्स को प्राइमरी स्कूल में आपका सिखाने की बात की गई है, जैसे कि आपका नीशी, ठीक है। इन 14 भाषाओं में से कुछ मैं लिख देता हूँ, नीशी है, गालो है, आपतानी है, ठीक है, आपतानी है, तागिन है। तो ये जो जितने भी भाषाएं हैं एक्सेट्रा और भी है कई सारे, तो ये जितने भी भाषाएं हैं ये छोटे से बच्चों को सिखाने की बात की गई है इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको एक थर्ड लैंग्वेज हिसाब से रखना है। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी हम देखे हैं नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, सो इसको इंप्लीमेंट करने का भी एक तरीका है। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स देखते हैं। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 बोलता है कि यू हैव द राइट टू कंजर्व योर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेड बाय आर्टिकल 350A भी है संविधान में, हमको पता है, जो फैसिलिटेट करता है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, ठीक है। उसके बाद आपका इंडिजिनियस स्क्रिप्ट इनोवेशन, जो ग्रास रूट मूवमेंट जैसे कि जो लोकल लेवल मूवमेंट्स के कारण जो आपका लोकल स्क्रिप्ट जैसे कि वांगचू स्क्रिप्ट डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया याद रखिएगा, बंगवान लोसूजी एंड तांगसा। आपका जो स्क्रिप्ट है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कम्युनिटी एजेंसी, जिससे कि रिवाइटलाइज हम कर सकते हैं आपके नेटिव ऑर्थोग्राफीज, ठीक है। सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज अगर हम देखें तो डेडिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव्स जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी करवाते हैं आपका AITS या UGC फंडेड रीजनल सेंटर से, ताकि ये रिकॉर्ड कर सके जो यूनिक ग्रामर है, ऑरल नरेटिव्स है और डिक्शनरी ग्लॉसरीज है जो हाई रिस्क एथनो लिंग्विस्टिक भाषाओं में जो ग्रुप्स है उसको। तो इन सारे स्टेप्स या डिस्कशन या इस तरह के प्लेटफॉर्म से ये होता है कि जो अरुणाचल के जो यूनिक कल्चर है, संस्कृति और भाषाएं है, इसको प्रिजर्व करने का एक जरिया है, ठीक है। तो हमें
जितना हो सके इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग लैंग्वेज पेडागोजी। स्टैंडर्डाइज कीजिए थर्ड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स को। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होने चाहिए कि टीचर को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए प्राइमरी स्कूल्स में। ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट को हमें फोर्सफुली यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है, नहीं, जरूरी नहीं है, ताकि डाइवर्सिटी भी बनी रहे, ठीक है। दूसरा हम ये कर सकते हैं डिजिटल आर्काइविंग एंड एनएलपी टूल्स। एक ऐसा ओपन एक्सेस ऑडियो विजुअल कॉर्पोरा या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट टूल्स एस्टेब्लिश कीजिए, जिससे कि आपका लेसर नोन ट्रांस हिमालयन लैंग्वेजेस को भी जाना जा सके। तीसरा हम ये कर सकते हैं कम्युनिटी लेड रिवाइटलाइजेशन, यूथ ड्रिवन डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को प्रमोट कीजिए। अपनी भाषा में हम क्यों कंटेंट नहीं बना सकते, व्लॉग्स क्यों नहीं बना सकते? निशी, तागिन, गालो, आपतानी, अपने अपने भाषाओं में आप बनाइए, व्लॉग्स बनाइए, कंटेंट डेवलप कीजिए, ठीक है। फेस्टिवल्स को बनाइए, इंडिजिनियस लिटरेचर फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि बाहर से लोग आए और हमारी संस्कृति को देखे, है कि नहीं। तो इंटरजेनरेशनल ऑरल स्टोरी टेलिंग सर्कल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि नेटिव टंग्स जो है वो एक्टिव रहे और एवरीडे डिस्कोर्स में इसे यूज किया जाए, ठीक है। मैं अक्सर कई बार नॉन ट्राइबल्स या जो आपके जो नॉन नेटिव्स है, हाँ, जो नेटिव नहीं है यहाँ के, उन लोगों को जब बोलते हैं यहाँ की भाषा सीखने, तो बोलते हैं यूटिलिटी क्या है, ठीक है। यहाँ का भाषा तो मैं यहीं बोल सकता हूँ और हिंदी में पूरा नॉर्थ इंडिया या बाकी जगहों पे बोल सकता हूँ। तो ये जो यूटिलिटी जो सोचते हैं लोग कि इसका इन भाषाओं का मतलब यूटिलिटी कम है, इस चीज़ को दूर करना है, ये धारणा को दूर करना है। सो ये सारे जो स्टेप्स है ये करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल तक आपका, ताकि इन जो हमारी ट्राइबल संस्कृति है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो इतना यूनिक कल्चर है, ये नेशनल लेवल तक भी प्रोमोट होनी चाहिए। तो विथ रेफरेंस टू द लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, ठीक है, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखते हुए और ट्राइबल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो भारत में है, कुछ स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 350A अभी डिस्कस किया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। क्या ये सही है? देखिए, ये सारा स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, मैं बस यही बोलूंगा। दूसरा बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूनेस्को क्राइटेरिया, यूनेस्को क्राइटेरिया के हिसाब से एक लैंग्वेज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासिफाई करते हैं जब बच्चे जो है वो उस भाषा को मतलब मातृभाषा की तरह घर में नहीं बोलते या नहीं सीखते। तो क्या ये यूनेस्को करता है या करती है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट। देन तीसरा स्टेटमेंट है लैंग्वेजेस बिलोंग टू द तानी और मिश्मी लिंग्विस्टिक सब ग्रुप्स अरुणाचल के, ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ द ब्रॉडर ट्रांस हिमालय सिनो टिबेटन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट एक बार मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3? एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ स्टेटमेंट्स को। आई एम लेट, एम आई लेट, नहीं, हाँ, एक्चुअली करंट अफेयर्स का डिस्कशन है, समझ में आएगा स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैराथन शुरू होगा, अभी टाइम है इसमें, ठीक है। अगर आप मैराथन की बात कर रहे हैं तो अभी टाइम है इसमें। दिस इज जस्ट करंट अफेयर्स डिस्कशन, ओके। तो देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। तो ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका आंसर? अगर हम देखें, देखिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट, जैसा कि मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, हाँ, आपका जो ये है जो ब्रॉडर ट्रांस हिमालय सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन से भाषा? तानी और मिश्मी, तानी एंड मिश्मी बिलोंग्स टू सच लैंग्वेजेस, ठीक है, मीन्स ट्रांस हिमालयन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जो यूनेस्को, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, ठीक है, ऐसा जो भाषा, देखिए ऐसी भाषा जैसे अगर हम देखें व्हेन चिल्ड्रन नो लॉन्गर लर्न द लैंग्वेज एज द मदर टंग इन द होम, इसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड भाषा नहीं बोलते डेफिनेटली। जस्ट अ मिनट, क्या हो गया? हाँ, तो ये एक अलग कैटेगरी में पड़ता है। आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, आई थिंक इसको डेफिनेटली एंडेंजर्ड लैंग्वेज ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं होता, ये जानवरों को केस में यूनेस्को अप्लाई करता है। तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। सो द सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली, ठीक है। आई होप आई एम करेक्ट। चलिए लेट अस सी द थर्ड न्यूज। कॉम्पिटिटिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑयस्टर मशरूम कल्टिवेशन हेल्ड, ठीक है। तो आपका कृषि विज्ञान केंद्र ने रिसेंटली अंजाव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड इन हालुयांग लियांग
conducted a successful farm level comparative trial evaluating 4 agricultural substracts. अब देखिए होता क्या है, मशरूम कल्टीवेशन में अलग अलग चीज़ें को टेस्ट की जाती है, जहां मशरूम एक तरह का फंगस ही तो है, तो ताकि मशरूम उन चीज़ों में उगे, तो 4 अलग अलग सब्सट्रैक्ट का यूज़ किया गया था सैंपल्स का, ताकि ऑयस्टर मशरूम या प्लियोरोटस स्पीशीज को उगाया जा सके, कल्टीवेशन किया जा सके। तो क्या क्या टेस्ट किया गया था आपका, मिलेट स्ट्रॉ, लार्ज कार्डमन रेसिड्यू, पैडी स्ट्रॉ और बनाना स्ट्रॉ। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके पता चला, ये अभी रांगमो जी ने आंसर किया था प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, तो आपका जो मिलेट स्ट्रॉ है, लार्ज कार्डमम रेसिड्यू या मान लीजिए पैडी स्ट्रॉ और बनाना स्ट्रॉ का यूज़ किया गया, एंड ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन आपका कराया गया। तो ये पिन हेड इनिशिएटिव है जिस जो ऑब्जर्व किया गया ऑल 4 डे विद इन 15 to 20 डेज डिले। ठीक है, तो ये ट्रायल प्रूव करता है कि नॉन कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल वेस्ट खासकर ये इफेक्टिवली रीपर्पज किया जा सकता है फॉर रूरल लाइवलीहुड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखिए खासकर कौन कौन से रेसिड्यूज बहुत सक्सेसफुल दिखा है, लार्ज कार्डमम रेसिड्यूज जो इलायची के रेसिड्यूज है, और जो मिलेट स्ट्रॉ है, इनको हम यूज कर सकते हैं मशरूम कल्टीवेशन में। अब जनरली ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है जिसे हम पराली कहते हैं, इनको जला दिया जाता है। फसल जब पक जाती है, जब उसका फसल की कटाई होती है, तो ये जो पराली, जो स्ट्रॉज वगैरह बच जाते हैं, खेर बच जाते हैं, इसको जला दिया जाता है। तो अब जलाने की बजाय अगर हम इसे मशरूम उगा सके तो ये रिसाइकल हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। देखिए वेस्ट टू वेल्थ कन्वर्जन, ऑब्वियसली तो ये जो स्पेंट स्टॉक्स है इसको हम लार्ज कार्डमम प्लांटेशन से निकाल के, वैसे तो इसे जला दिया जाता है और या फिर इट इज लेफ्ट टू डिकम्पोज, इट विल रिड्यूस एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो ऐसा अगर हम कल्टीवेशन कर पाए ऑल ओवर इंडिया, एग्रो इकोलॉजिकल और सोशल इकोनॉमिकली काफी जरूरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है रिमोट रीजन्स में, क्योंकि मशरूम्स आर रिच इन प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीन रिच मिनरल डेंस डाइट जो सप्लीमेंट करता है ट्राइबल कम्युनिटीज को रिमोट बॉर्डर एरियाज में जैसे अंजाव। ठीक है, तो ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन वुड बी अ गुड इनिशिएटिव। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो। थर्ड, अगर हम देखें लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन फॉर हिल फार्मर्स, अब ये लो कैपिटल, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ठीक है, किसी एक रूम में हम घर के आंगन में भी आपका मशरूम उगाया जा सकता है। ठीक है, या छोटा सा रूम में मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, हाई रिटर्न एंटरप्राइज है, और ये स्मॉल होल्डर्स या फार्म वुमेन के लिए और खासकर रूरल यूथ के लिए भी मिनिमम खर्चे में, मिनिमम लैंड होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स में अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है। ठीक है, ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन। तो सब्सट्रैक्ट कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस और बायोलॉजिकल एफिशिएंसी अगर हम इसका देखें तो सब्सट्रैक्ट वायबिलिटी, मिलेट स्ट्रॉ हो गया, लार्ज कार्डमम रेसिड्यू या पैडी स्ट्रॉ हो गया, जो चावल के, जो धान के जो बचे कुछ चीज़ें हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है सुपीरियर यील्ड पोटेंशियल। ठीक है, और बनाना स्ट्रॉ जो है ये एनकरेजिंग बेसलाइन परफॉर्मेंस दिखा है। तो सारे के सारे जो चारों एग्रीकल्चरल स्ट्रॉ है अपने अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए। और अगर हम कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो देखें, ठीक है, अगर हम कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो देखें, ये ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये एग्रीकल्चर रेसिड्यूज जो है जैसे मिलेट खासकर और कार्डमम वेस्ट, ये इस लेवल का कार्बन से नाइट्रोजन रेशियो दिखा है जिससे कि पोरोसिटी नेसेसरी हो सके एग्रेसिव आपका जो ऑयस्टर मशरूम का जो कोलोनाइजेशन बनने में, काफ़ी जो कॉलोनी बनने में। देखिए नहीं, ये YouTube में लाइव नहीं हो रहा, ये आपका Facebook में लाइव चलता है। ठीक है, ये जो अरुणाचल टाइम्स का न्यूज़ एनालिसिस है, ये मैराथन नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। मैराथन से ठीक पहले, वैसे तो ये 3 बजे से क्लास होनी थी, लेकिन मैराथन की वजह से हम 2:30 से करते हैं। ठीक है, तो आपका 3:15 तक खत्म हो जाएगा, 4 बजे से आपका मैराथन शुरू होगा फ्रॉम 4 PM। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो देखिए कमिंग बैक, शॉर्टर क्रॉप साइकिल, अब ये जो इनिशिएशन है ये 15 से 20 दिन में आपका मल्टीपल क्रॉप रोटेशंस पर ईयर में आपका मैक्सिमाइज हो जाए। देखिए इफ यू सी शॉर्टर क्रॉप साइकिल, इसका बहुत कम छोटा सा क्रॉप साइकिल है, 15 से 20 दिन में मशरूम्स उगा सकते हैं। इनिशिएशन विद इन 15 से 20 दिन, ये अलाउ करता है मल्टीपल क्रॉप रोटेशन पर ईयर, मैक्सिमाइज कर सकता है सीजनल बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, और सब टेम्परेट हिल क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, तो आइए एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग दिस कल्टीवेशन, तो आइए एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट्स। ऑयस्टर मशरूम्स कैन यूटिलाइज लिग्नो सेल्यूलोज एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज जैसे कि सीरियल स्ट्रॉ हो गया, बस बैगेज हो गया, आपका क्रॉप स्ट्रॉ हो गया, विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड हाई टेम्परेचर कंपोस्टिंग। ठीक है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? देखिए दूसरा, कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये फंक्शन करते हैं 100% इंस्टीट्यूशनली फंडेड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर, जो कि आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आता है। तो क्या ये सही है? देखिए, तो लार्ज कार्डमम अमोमन
सबयूलेटम, ठीक है, इज एंडेमिक क्रॉप ग्रोन प्रीडोमिनेंटली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ऐसा है क्या, और सिक्किम में। तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लिग्नोसेल्युलस बायोमास प्रोड्यूस करता है, जो कि सुटेबल है बायो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए। तो अगर आप ध्यान से अगर देखें इन स्टेटमेंट्स को, तो ये एक तरह का आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखें ये स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बेसिकली तीनों स्टेटमेंट अगर हम देखें तो करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था इसलिए मैंने आंसर बता दिया, तो तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए, लेट अस सी द लास्ट न्यूज। मीटिंग हेल्ड ऑन प्रोटेक्शन ऑफ तावांग्स ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, जीएस पेपर 3, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो मीटिंग कराया गया ताकि तवांग के जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस हैं इनका सुरक्षा किया जा सके। तवांग के डिप्टी कमिश्नर जी ने चेयर किया एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ताकि एग्जामाइन कर सके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कि एसेस करे ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस सप्लाई कर रहा है आपका तवांग टाउनशिप एरिया में, ठीक है। तो देखते हैं, ये मीटिंग इवेल्युएट किया जो भी अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन के वेस्ट की वजह से, या टूरिस्ट आके गंदा करने की वजह से, या मान लीजिए लैक ऑफ वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कैचमेंट एरिया के सामने आपका वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इन चीज़ों के कारण जो तवांग के जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस है वो गंदा हो रहा है, इसको इवेल्युएट करने की कोशिश की गई इस मीटिंग में। और क्या क्या डिसीजन लिया गया, एक डेडिकेटेड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाया जाएगा फॉर इंडियन आर्मी के लिए बनाया जाएगा। एनफोर्स करेंगे कंपलसरी वेस्ट बिन्स और सेफ्टी किट्स टूरिस्ट टैक्सीज में, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करेंगे आपके सेप्टिक सिस्टम्स, और एक कोलैबोरेटिव मास क्लीनिनेस ड्राइव लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जरूरी है। आपका जो स्वच्छ भारत का जो मोटो है, या फिर आपका जो स्वच्छ भारत 2.0 का जो मकसद है, अगर हम देखें कि इंडिया में वेस्ट कल्टीवेशन को मतलब वेस्ट जो वेस्टेज है उसको कमाना है, ठीक है, हमें वेस्ट को रिसाइकल करना है ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाया जा सके, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक और इकोलॉजिकल और गवर्नेंस सिग्निफिकेंस देखिए, फ्रेजाइल माउंटेन हाइड्रोलॉजी, ऑब्वियसली माउंटेन जो इकोसिस्टम है ये काफ़ी फ्रेजाइल होती है, ठीक है। इतना प्रेशर या इतना जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसको झेल नहीं पाएगी। हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन कैचमेंट एरिया जैसे नगुला, चूजे बेल्ट, ये जो है वल्नरेबल है एंथ्रोपोजेनिक कंटेमिनेशन, जो इंसान जो आपके गंदगी फैलाते हैं, जो रोड को बड़ा करके चौड़ा करके, डिफेंस लॉजिस्टिक्स के कारण, या फिर रैपिड टूरिज्म ग्रोथ के कारण। अब देखिए, रास्ता बनाने से या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से कौन सा वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, होता है जो मिट्टी वगैरह, मिट्टी का ढेर वहाँ पड़ा रहता है, या मान लीजिए कई सारे गंदगी पड़ी रहती है, इससे भी पानी गंदा हो सकता है। पहाड़ों से आने वाली पानी जो स्ट्रीम्स है वो गंदे हो सकते हैं। तो सिविल मिलिट्री कम्युनिटी सिनर्जी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को, इंडियन आर्मी, तवांग ब्रिगेड और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मिल के अगर ये इंडिजिनियस कम्युनिटी के साथ जो मोम्पा मिमांग सोक्पा बॉडीज जो है उसके साथ अगर मिल के ये काम किया जाए, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस दिखाया जाए, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस मॉडल, तो ये ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो सकता है। और रेस्पॉन्सिबल हिमालयन टूरिज्म फ्रेमवर्क बनाया जाए, ठीक है, ताकि एनफोर्स किया जा सके अकाउंटेबिलिटी मेजर्स कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए, तो ताकि इको टूरिज्म फुटप्रिंट्स बढ़े इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, बॉर्डर एरियाज। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, एनवायरमेंटल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट काफी जनरेट होता है, अनमैनेज मक डिस्पोजल, इसी को हम कहते हैं मक यानी कि वो जो रास्ता बनाते वक्त जो आपका मिट्टी का ढेर छोड़ देते हैं, या फिर मान लीजिए ईंट वगैरह या कंक्रीट वगैरह उसके टुकड़े अगर पड़े रहते हैं रास्ते में, तो उससे जो माउंटेन से आने वाली स्ट्रीम है वो गंदी हो सकती है। इसी को कहते हैं अनमैनेज मक डिस्पोजल। रोड वाइडनिंग के चक्कर में, सिविल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में इससे थ्रेटन कर सकते हैं, चोक कर सकते हैं नेचुरल स्ट्रीम्स जो पहाड़ों से बहती रहती है, और इंक्रीज कर देंगे टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर इनटेक्स। तो ऑब्वियसली जो वाटर है वो हार्ड हो जाएगा, वो आपका पोल्यूटेड हो जाएगा इन गंदगी को अगर हम नहीं ना हटाए टाइम टू टाइम। और टूरिज्म इंड्यूस सॉलिड वेस्ट सर्च, ठीक है, टूरिस्ट जो आएंगे वो सॉलिड वेस्ट वगैरह लिटर करेंगे इधर उधर गंदा करने के कारण, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक। अभी आपको पता होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है ईटानगर कैपिटल रीजन में, ठीक है। ये सुनिए, ये मैराथन नहीं है स्टूडेंट्स, आई थिंक सम ऑफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है, जॉन शर्मा जी, ठीक है। मैराथन 4 बजे से शुरू होगा, अभी हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टूरिज्म इंड्यूस सॉलिड वेस्ट सर्ज, देखिए इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आने की वजह से जो इलीगली ये लोग लिटर करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक्स, खासकर सेंसिटिव हाई ऑल्टीट्यूड कॉरिडोर्स में, जिसके कि सीनिक लेक्स और माउंटेन पासेस भी कनेक्टिंग सीनिक लेक और माउंटेन पासेस, इसको अफेक्ट किया जाता है, ठीक है, अफेक्ट हो जाते हैं। फिर सैनिटेशन और स्ट्रे एनिमल्स डेफिसिट्स,
साइंटिफिक लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने के कारण, सेप्टिक टैंक या सोक पिट्स ना होने के कारण, या अनमैनेज अर्बन स्ट्रे, ये क्या होता है, ये पब्लिक हेल्थ रिस्क और वाटर बॉर्न डिजीजेस या वेक्टर्स फैलाने में मतलब फैलाने का चांसेस बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। सोल्यूशन क्या है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इनिशिएटिव और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स ले सकते हैं, जैसे डिफेंस वेस्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें एक डेडिकेटेड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाया जाए, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाया जाए, मैंडेटरी इंस्टॉल कीजिए वेस्ट बिन्स, जो हम देखते हैं ना वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट का जो अलग अलग डस्टबिन्स होते हैं। तो इसमें मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, कमर्शियल व्हीकल्स में, टूरिस्ट व्हीकल्स में अगर हम देखें बाय डिस्ट्रिक्ट लेड ड्राइवर ट्रेनिंग, तो इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाए, कम्युनिटी ओनरशिप और इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि इंप्लीमेंट कर सके कम्युनिटी क्लीनिनेस ड्राइव्स एलोंगसाइड इंटर कॉलोनी क्लीनिनेस कॉम्पिटिशन्स, या लॉन्ग टर्म सिविक पार्टिसिपेशन किया जाए। इस चीज़ को एक कॉम्पिटिटिव नेचर से हम देखा जाए कि हमारे शहर, हमारे रास्ते हमें ही साफ रखने हैं, ठीक है। एंड आइए एक लास्ट प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं इस डिस्कशन के बेसिस पे। अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, गेटेड कम्युनिटीज, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, लोकल बॉडीज जैसे ये बॉडीज ये कैटेगराइज करते हैं एज बल्क वेस्ट जनरेटर्स और मैंडेट करते हैं सिग्रीगेट किया जाए वेस्ट एट सोर्स। क्या ये सही है? देखिए, दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियल स्ट्रीम्स जो है ईस्टर्न हिमालयस में जनरली लो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी रखते हैं अगेंस्ट ऑर्गेनिक और केमिकल पोल्यूटेंट्स ड्यू टू लो वाटर टेम्परेचर और स्टीप टेरेन डायनेमिक्स, ठीक है। क्या लगता है सही है? देखिए, तीसरा, मोम्पा मिमांग सोक्पा MMT इज एन एपेक्स सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिशनल गवर्नेंस इंटरेस्ट ऑफ द मोम्पा ट्राइब इन अरुणाचल। तो क्या लगता है ये तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आई वुड शो द स्टेटमेंट्स वंस अगेन, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दिस इज 1, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में बात कर रहा है। दूसरा, हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियल स्टीम एरियाज के बारे में बात कर रहा है। और तीसरा, मोम्पा मिमांग सोक्पा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो अगर हम देखें तीनों स्टेटमेंट्स को, अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो इफ वी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है पहला स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट जो है अगर हम देखें तो ऑब्वियसली लो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी रखते हैं आपका ऑर्गेनिक वेस्ट और केमिकल वेस्ट के अगेंस्ट, पानी का टेम्परेचर कम होने के कारण ये खुद को नेचुरली प्यूरिफाई नहीं कर पाते, तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और तीसरा भी आपका करेक्ट है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन का आंसर है 1, 2 and 3, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप इस सेशन के मदद से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी आपका मैराथन भी शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सब्र कीजिए, 4 बजे से शुरू हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं कल के सेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू, बाय बाय।